हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नासा क्लासेस। आई होप कि आप लोगों ने रिवीजन का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, वो आपने देखा होगा और बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। सो नाउ अभी हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। स्टूडेंट्स, आपको मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ कि आपको अगर रिवीजन वीडियोज़ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है ना, तो मेक श्योर कि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठो। और मैं अभी सिर्फ बुलेट वर्ड्स को ही यहाँ पे लिख रहा हूँ, और आपने क्या करना है, इन्हीं वर्ड्स को बार बार रिवाइज करो और इन्हीं की हेल्प से अपना आंसर प्रिपेयर करना। जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठोगे, आप इन वीडियोस को देखोगे ना, आपको याद आएगा एग्जाम देते हुए कि ये चीज़ें मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताई हुई हैं। ठीक है, सो आपको करना ये है कि आप बस कॉपी और पेन लेकर के बैठो, बुलेट वर्ड्स को लिखते हुए चलो, जो भी मैं स्टोरी बता रहा हूँ उसको रिकॉल करते रहो। और दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि कंटेंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड शार्प आपको मिल रहा है, तो आपको करना ये है कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, बिकॉज आई विश कि मैं मैक्सिमम स्टूडेंट तक रीच कर पाऊँ। ठीक है, फिर सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। ये है आपका एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। फटाफट हम लोग इसका रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। जो सबसे पहली चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो है कि एसिड्स बाय टेस्ट क्या होते हैं। तो आपको पता है जो एसिड्स होते हैं वो सॉर इन टेस्ट होते हैं, मतलब कि ये आपको खट्टा लगेगा अगर आप, और एसिड्स ऐसा नहीं कि सारे एसिड्स को आप टेस्ट कर सकते हो, नहीं, लेकिन अगर आप बहुत डाइल्यूट फॉर्म में किसी एसिड को टेस्ट करते हो तो उसका जो टेस्ट आएगा वो सॉर टेस्ट होगा, मतलब खट्टा लगेगा। दूसरा, जो आपका जो बेस होगा वो आपको कैसा लगेगा, तो वो लगेगा आपको बिटर मतलब होता है कड़वा टेस्ट आएगा। ठीक है, तो जैसे करेला का टेस्ट होता है वैसा फॉर बेस, एसिड का जैसे नींबू का टेस्ट होता है वैसा फॉर एसिड। ठीक है, नाउ सॉल्ट आपको पता है, सॉल्ट मतलब नमकीन, तो नमकीन वाला टेस्ट आएगा सॉल्ट को लेकर के। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्या, वो है इंडिकेटर। अब इंडिकेटर में भी ना आपके दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर। क्या? नेचुरल इंडिकेटर। और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में जैसे आप मान लो कि एक टर्मरिक हो गया, जैसे लिटमस हो गया। सो लिटमस एंड टर्मरिक आर दी एक तरीके से नेचुरल इंडिकेटर है ये, लिटमस एंड टर्मरिक। और भी हैं, अभी हम लोग आगे चलते रहेंगे, कई सारे एग्जांपल आपको मिलते रहेंगे। लेकिन सिंथेटिक इंडिकेटर्स में अगर बहुत प्रिसाइजली आपको नाम याद रखने हैं तो आप मिथाइल ऑरेंज का नाम याद रख सकते हो। क्या? मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, और इसके बाद फिनोप्थलीन भी हो गया। फिनोप्थलीन थोड़ी स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, एक बार आप लोग खुद से भी चेक कर लेना। एक है मिथाइल ऑरेंज, एक है फिनोप्थलीन एटसेट्रा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में आपके लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, और भी कई सारे हैं जैसे क्लोव हो गया, वनीला हो गया, ये सब भी नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं। लेकिन एक और टाइप ऑफ इंडिकेटर है जो कि आपको याद रखना है, वो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, सो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स विच चेंज देयर स्मेल, या फिर आप बोल सकते हो ऑडियोर। अपने ऑडियोर को वो चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए इसमें एग्जाम्पल आप बोल सकते हो ऑनियन का। जो अपने पास प्याज होता है ना, प्याज एक एग्जाम्पल है किसका? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें मतलब एसिड और बेस का रिएक्ट करने के बाद क्या करते हैं, स्मेल को चेंज कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जरा इंडिकेटर की एक डेफिनेशन भी लिख लेना। इंडिकेटर्स होते क्या हैं? सो ये वो चीज़ें हैं जो आपको एसिड एंड बेस में, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करें। क्या करें? ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या कौन सा सब्सटेंस बेस है। सो द सब्सटेंसेस विच इंडिकेट और आइडेंटिफाई एनी अदर सब्सटेंस एज एसिड और बेस, उन सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम लोग इंडिकेटर्स। मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें किसी दूसरे सब्सटेंस के बारे में बताएं कि वो एसिड है या बेस है।
तो इसका मतलब कि वो चीज़ें क्या होती है, इंडिकेटर होती है। इंडिकेटर और ऑफ टू टाइप, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर के कुछ टाइप्स हैं जो कि मैंने यहाँ बता दिए हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ये सब हो गया। ध्यान रखना, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स which tells us about the indicator about the acid or base by changing their smell। अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं, वो एसिड के साथ अलग होगी और बेस के साथ अलग होगी। एग्जाम्पल के लिए है आपका अनियन, क्लोव भी है इसमें, क्लोव भी हो गया, वनीला भी हो गया, ठीक है, वो चीज़ें आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं ज़रा। इसके बाद है लेबोरेटरी में कौन कौन से एसिड्स हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद मेटल। आपको मैंने बताया क्या है कि मैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जितना कोर चीज़ें आपको एनसीईआरटी, मतलब आपने एक पेपर दे दिया है और आपको पता लग गया होगा कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस को पूछा जाएगा, बस थोड़ा सा लेवल घुमा दिया जाएगा, मतलब उसमें आपको जो मेंटल रीजनिंग है ना वो करनी पड़ेगी, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो मैं पूरी की पूरी सिर्फ एनसीईआरटी को लेकर के चल रहा हूँ। नाउ हम लोग देखते हैं अभी ज़रा कि हाउ डू एसिड और बेस रिएक्ट्स विद मेटल। सो इसका मतलब है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के साथ जो रिएक्शंस होंगी उसको हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म ये है, एक टर्म है जिसको बोलते हैं ऑल क्या, इसमें एक टर्म आती है, चलो ठीक है अभी ये याद आएगा, उसके बारे में फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। मीनवाइल आप ये ध्यान रखो कि मेटल प्लस एसिड जब रिएक्ट करते हैं तब ये बनाता क्या है, तो ये सॉल्ट बनाते हैं और अलोंग विद हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है क्या, मेटल और एसिड जब भी रिएक्ट करेंगे, मेटल और एसिड जब भी रिएक्ट करेंगे तो प्रोड्यूस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अब ये हाइड्रोजन गैस का एक टेस्ट है अपने पास। ध्यान रखना कि हाइड्रोजन गैस को जब आप सोप सॉल्यूशन से निकालोगे, सोप सॉल्यूशन से जब आप सोप सॉल्यूशन से निकालोगे तो यहाँ पे बबल्स की फॉर्मेशन होगी, किसकी, बबल्स की फॉर्मेशन होगी, बबल्स फॉर्मेशन, ठीक है। और ये बबल्स जब आप किसी कैंडल पे लेकर के जाओगे, जो कैंडल जल रही होगी तो वो कैंडल पॉप साउंड के साथ, क्या, पॉप साउंड के साथ एक्सटिंग्विश हो जाएगी, मतलब पॉप साउंड प्रोड्यूस करके फिर बंद हो जाएगी। इसका मतलब जब ये जो आपने लिखा पॉप साउंड कि एक्सटिंग्विश विद प्रोड्यूसिंग अ पॉप साउंड, तो इसका मतलब वो जो गैस थी वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। यहां से ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि मेटल और एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो फॉर्मेशन होगी सॉल्ट की, सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा, और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है, इस हाइड्रोजन गैस का चेक कैसे करेंगे हम लोग, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे सोप सॉल्यूशन के साथ, एक बबल की फॉर्मेशन होगी। उस बबल को जब आप इग्नाइट कैंडल के पास लेकर के जाओगे तो एक पॉप साउंड के साथ वो जो कैंडल है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी। ये हमको ये सिग्निफाई करता है कि बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल गैस है और ये है हाइड्रोजन, ठीक है ना, इतना समझ में आया। अच्छा हाँ, याद आ गया मुझे, वो जो पॉइंट में बता रहा था वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या, दोनों के साथ इसकी रिएक्शन हो जाती है। सो द मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद एसिड एंड बेस एज वेल, दोनों के साथ रिएक्शन हो जाएगी। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या, Al2O3, इसका एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। वैसे अभी ये अपने सीक्वेंस से नीचे की चीज़ है, देखेंगे जहाँ पे भी याद आएगा, जहाँ पे भी इसको सीक्वेंस में डालना होगा वहाँ पे मैं डाल दूंगा। मीनवाइल अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखो, अच्छा इसकी एक रिएक्शन भी है अपने पास, जैसे अगर मान लो आपके पास HCl है प्लस जिंक बोल दिया उन्होंने, मतलब एसिड हो गया, और मतलब मेटल और एसिड हमने कर दिया, क्या, Zn प्लस HCl, हमको मिलेगा क्या, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन ध्यान रखो, मतलब ये सिंपल मैंने इसका एक एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है ना। सेम चीज़ ही कुछ होगी किसके साथ, अगर आप किसकी रिएक्शन, किसी मेटल की रिएक्शन किसके साथ करा दो, जरा एक बार देखते हैं किसमें आपको दे रखा है, ठीक है, मेटल का रिएक्शन आपको दे रखा है, जैसे इसमें दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जिंक के साथ, ठीक है।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ रिएक्शन करानी है, किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH। तो इसमें फॉर्मेशन किसकी होगी? तो Na सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट होना चाहिए, सोडियम ZnO2, ठीक है, ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे भी ध्यान रखो कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मेटल प्लस बेस के साथ, क्या? ये तो हो गया हमारा मेटल प्लस ये हो गया हमारा बेस। जब इन दोनों की रिएक्शन हुई हमको क्या मिल रहा है? फिर से हमको मिल रहा है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना? समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या, कि जब भी मेटल एसिड या फिर बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो फॉर्मेशन होगी हाइड्रोजन गैस की। हाइड्रोजन गैस का जो चेक है वो इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है आपका मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड। क्या? रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसी रिएक्शन होगी? अच्छा स्टूडेंट्स लिखते रहो, मतलब हाथ चलाते रहो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आधा घंटा मैंने सोचा है कि हर एक चैप्टर को देने के लिए, इसलिए आप बिल्कुल फोकस के साथ फटाफट लिखते हुए चलो, ठीक है? अच्छा, मेटल कार्बोनेट, देखो ये चीज़ लिख लो कि मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक की रिएक्शन अगर आप किसी एसिड के साथ कर दो, एसिड के साथ, तो आपको फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी? आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। ध्यान रखना, आइदर मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल हैं आपकी बुक में, उनमें से एक दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे सोडियम कार्बोनेट, क्या? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हमने करा दी HCl के साथ, तो यहाँ पे बनेगा आपका क्या? NaCl प्लस H2O प्लस CO2। समझ में आ गया? एक रिएक्शन और जरा एग्जांपल से ले लेते हैं। दे रखा है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, चलो ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अलॉन्ग विद HCl गिव्स यू सेम NaCl प्लस H2O प्लस CO2। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? हैं, चाहे आप मेटल कार्बोनेट को लो और चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को लो, दोनों में प्रोडक्ट्स आपका सेम आना है। क्या आना है? सॉल्ट, वाटर एंड CO2। अब यहाँ पे जैसे हमने हाइड्रोजन का टेस्ट किया, ऐसे ही यहाँ पे CO2 का टेस्ट होता है। CO2 का टेस्ट कैसे करते हैं कि इसकी रिएक्शन आप कराते हो किसके साथ? CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो ये फॉर्मेशन करेगी एक वाइट PPT की, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, एक बार जरा देख लेते हैं। हाँ ठीक है, CaCO3 की। अब ये CaCO3 जो है ये PPT होता है। PPT मतलब प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। और इसका मतलब ये गैस, कोई एक गैस इवॉल्व हो रही है जो कि हमको नहीं पता कौन सी गैस है, ठीक है ना। हमको चेक करना है कि कौन सी गैस है, तो उस गैस को हम लोग रिएक्ट किसके साथ कराएंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। अगर हमको PPT मतलब प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका मतलब कि ये गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है? इसको उल्टा भी रिवर्स करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अ गैस विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड एसिड विच टर्न्स द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड in generate a PPT from calcium hydroxide, name the gas। और फिर इसका कुछ फर्दर और कहीं से रिएक्शन करा सकते हैं। बात आपको पूरी समझ में आ रही है? मतलब इस पूरी कहानी को ना अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। कि वो जो गैस फॉर्म हो रही थी उसका इस तरीके से रिएक्शन कराया था, कैल्शियम कार्बोनेट एज अ PPT फॉर्म हो रहा था। आगे बढ़ते हैं जरा। नाउ इसके बाद जो हमारे पास है एक नेक्स्ट है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। क्या? रिएक्शन ऑफ
रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। ठीक है, मतलब कि एक दूसरे के साथ ये कैसे रिएक्शन करेंगे। ध्यान रखना, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। किसकी? सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना, सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। अब आपको ये पता है कि एसिड होता है खट्टा, बेस होता है कड़वा, तो खट्टा और कड़वा ये दोनों मिलकर के हमको नमकीन बना रहे हैं। इसका मतलब न्यूट्रलाइज हो गया ना, दोनों ने एक दूसरे का इफेक्ट को खत्म कर दिया है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम लोग इसमें क्या लिखेंगे कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट प्रोड्यूस सॉल्ट अलॉन्ग विद वाटर H2O। ठीक है ना, इसके लिए एग्जाम्पल अगर आपको याद रखना है तो यहाँ पे HCl प्लस NaOH इट गिव्स यू NaCl प्लस वाटर। देखो स्टूडेंट्स, मेरा यहाँ पे लिखने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैं फटाफट लिखता रहूँ, साथ साथ आप भी लिखते रहो और आपको ये पता रहे कि बहुत लंबा ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, बट फोकस के साथ अगर आप करते रहोगे तो चीज़ें आपको बहुत गेन देंगी। ठीक है ना। नाउ हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हो गया हमारा, आपको मैंने बता ही दिया कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं जैसे, अच्छा एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जब भी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन, किसकी? मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ अगर आप करते हो? एसिड के साथ करते हो। मेटल ऑक्साइड, ध्यान रखना मेटल ऑक्साइड है ये, इसकी रिएक्शन हो रही है एसिड के साथ, तो यहीं पे समझ जाओ कि मेटल ऑक्साइड क्या है? एक बेस है। क्या है? बेस। समझ में आ रहा है अभी कि व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट। क्या प्रोड्यूस होगा? सॉल्ट अलॉन्ग विद वाटर। ये समझ में आ जाएगा, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है कि मेटल ऑक्साइड जो है वो कैसा है नेचर में? बेसिक है नेचर में। ऐसे ही अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक अगर ऑक्साइड है वो ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? बेस के साथ, और तब फॉर्म करेगा क्या? सॉल्ट फॉर्म करेगा अलॉन्ग विद वाटर। ठीक है ना। अच्छा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन सा हो सकता है? जैसे CO2 है। ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है कि CO2 जो है ना वो बाय नेचर क्या है? आपको पता है ये बेस का रिएक्ट होने वाला है, तो मतलब ये क्या रहा होगा? ये रहा होगा आपका एसिड। क्या रहा होगा? ये एसिडिक रहा होगा। इसका मतलब ये होगा कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है ना। अच्छा, जब ये CO2 क्या हो गया? कार्बन हो गया, नॉन मेटल, ऑक्सीजन तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस, मतलब मान लो हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। हमें फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी? आपको पता है कि इसमें फॉर्मेशन होती है CaCO3, जो कि अभी हमने ऊपर देखा था। कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है, अलॉन्ग विद आप इसमें हाइड्रोजन गैस को, मतलब वाटर को जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है ना। सो ये भी समझ में आ गया पूरा, यहाँ तक हमारा काम खत्म। आगे देखते हैं क्या है। फिर है इसके बाद रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बता दिया मैंने। अब है कि व्हाट डू एसिड एंड बेसिस हैव ऑल इन कॉमन। सो आप सिंपली लिख देना क्या कि सारे एसिड्स में क्या कॉमन है? H प्लस आयंस कॉमन है। बेस में क्या कॉमन है? तो सारे बेसिस में OH नेगेटिव आयन कॉमन है। ठीक है ना। जैसे इसमें एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे HCl है। ठीक है ना। HCl में क्या होता है? जब HCl का ब्रेकडाउन होता है ना तो यहाँ पे बनता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ध्यान रखना इस चीज़ का। ऐसे ही जो H2SO4 है तो वहाँ पे भी H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। जैसे क्या? H2SO4 जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे भी H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, इसकी फॉर्मेशन होगी। आ रही बात समझ में? नाउ बेसिस में क्या चीज़ कॉमन है? तो वो है NaOH, मतलब OH नेगेटिव। इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे ये जो एग्जांपल्स थे ये थे एसिड वाले। अब कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो कि बेस वाले होंगे। जैसे CaOH का होल ट्वाइस जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे Ca2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। ठीक है। ऐसे ही मान लो आपने लिखा MgOH का होल ट्वाइस, तो यहाँ पे भी तुम्हारा Mg2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव।
इसका मतलब सारे बेसिस में क्या चीज़ कॉमन है, तो OH नेगेटिव कॉमन है। सारे एसिड में क्या चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव। समझ में आ गया इतना, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है ना। अच्छा, कभी अगर ये आ जाए कि एसिड और बेस में क्या चीज़ कॉमन है, एसिड और बेस दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। देखो अगर सेपरेटली है कि एसिड्स में क्या चीज़ें होती हैं, बेस में क्या चीज़ें होती हैं, तो आप लिख सकते हो भाई एसिड्स में H+, बेस में OH नेगेटिव। लेकिन अगर मैं इन दोनों में देखूं तो इन दोनों में जो है वो आयन्स हैं। क्या हैं, आयन्स हैं भाई। H पॉजिटिव भी एक आयन है, OH नेगेटिव भी एक आयन है, तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो वो है आयन्स, ठीक है। एसिड में H पॉजिटिव और बेस में OH नेगेटिव। समझ में आ गया। नाउ आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट हैपन्स, ठीक है। देखो इसमें ना आपको एक चीज़ ये समझनी है कि एसिड हो, क्या चीज़, कि एसिड और बेस, बहुत क्लियर स्टेटमेंट लिख करके दे रहा हूं मैं, एसिड और बेस शो देयर एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी। मतलब अगर वो एसिड है तो एसिडिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसकी, बेस है तो बेसिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन वो अपनी एसिडिक या फिर बेसिक प्रॉपर्टी तभी शो करेंगे जब वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ। आ रही बात समझ में अभी, क्या कि एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है जब तक कि आप उसमें पानी नहीं डालोगे, मतलब जब तक कि उसमें पानी नहीं होगा तब तक वो आयंस की फॉर्मेशन नहीं करेगा। ऐसे ही तुम्हारा क्या है, बेस है, जब तक वो पानी के साथ नहीं मिलेगा तब तक वो अपने आयंस की फॉर्मेशन नहीं करेगा, मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा। क्लियर हो गया ये। नाउ इसका मतलब एसिड का भी समझ में आ गया आपको, एसिड और बेस अपनी प्रॉपर्टीज तभी शो करते हैं जब वो वाटर के साथ मिक्स होते हैं। इसके लिए आपके पास एक रिएक्शन है। क्या रिएक्शन ये है कि अगर आप NaCl को किसके साथ, H2SO4 के साथ रिएक्ट करा दोगे तो यहाँ पे आपको बनेगा क्या, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस एक बन जाएगा आपका HCl। अब आपको ये ढंग से पता है कि HCl जो है ये एसिड है। क्या है, एसिड है, ठीक है ना। तो ये जो एसिड है और ये ना गैसेस फॉर्म में होता है, ये जो HCl फॉर्म हो रहा है ये गैसेस फॉर्म में हो रहा है। आपके पास जो रिएक्शन था ना उसमें, उस रिएक्शन में इस तरीके से एक जो भी अपना एक टेस्ट ट्यूब हमको दे रखा है, यहाँ पे रिएक्शन कर रही और इस रिएक्शन से ना कुछ गैसेस निकल रही हैं। इन गैसेस को हमने क्या किया, एक फ्लास्क के थ्रू इकट्ठा किया और इसको किसी एक लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट कराया। इतना कर रहे हैं हम लोग। क्या, जो भी गैस यहाँ से निकली, इन गैस यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ये NaCl है और H2SO4 है। दो चीज़ें हमने यहाँ पे डाल दी, यहाँ से एक गैस निकली, ये गैस यहाँ से यहाँ पे निकली, यहाँ पे क्या है, ये है लिटमस पेपर। ये क्या है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जब ये इस लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करेगा ना, अगर ये लिटमस पेपर ड्राई होगा, ड्राई मतलब अगर सूखा होगा, तब ये लिटमस पेपर नो कलर चेंज, क्या, नो कलर चेंज। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से HCl आ रहा है। HCl तब तक अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा जब तक कि यहाँ पे पानी ना मिले। अरे बस में, और ये सूखा है तो मतलब पानी नहीं मिला। अगर ये वेट हो जाए, अगर ये लिटमस पेपर क्या हो जाए, वेट हो जाए, तो यहाँ पे कलर चेंज होगा। क्या होगा, कलर चेंज होगा। और ये कलर चेंज कैसा होगा, तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये एसिड है तो एसिड के साथ ये रेड कलर हो जाएगा। समझ में आ गया। ऐसे ही आप बेस का भी एग्जांपल दे सकते हो, लेकिन ये बुक में एग्जांपल है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है अपना क्या, ठीक है, ये पूरा हो गया। pH इंडिकेटर और, ठीक है, pH इंडिकेटर है। इसके बाद है जो हमारा वो है pH इंडिकेटर, ठीक है ना। pH इंडिकेटर में हम लोग क्या यूज़ कर, मतलब क्या चीज़ फाइंड कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग फाइंड कर रहे हैं क्या, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। क्या पता कर रहे हैं हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस को पता कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर। उससे हम लोग ये बताते हैं कि भाई उस किसी सॉल्यूशन का pH क्या है। अच्छा, अगर ये pH इंडिकेटर जो है ये सिर्फ H+ आयंस को देख रहा है, तो ये कैसे बता रहा है कि कोई चीज़ बेसिक है, तो वो कैसे बता रहा है वो समझो। अगर आपने इस तरीके का स्केल देखा होगा ना, तो उस स्केल पे इस तरीके से है कुछ, आ रही है बात समझ में। और यहाँ पे आपका H पॉजिटिव लिखा हुआ है NCERT की बुक में, और यहाँ पे OH नेगेटिव लिखा हुआ है। सो देखो, ये चाहे OH नेगेटिव ही है, लेकिन H की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत मिनिमम ही सही, लेकिन यहाँ पे थोड़ी है,
ठीक है ना। तो किसी सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों होते हैं, बस बेस के अंदर जो OH की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, एसिड के अंदर H की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसी की वजह से जो एसिड्स हैं वो H की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर हम उसको लॉगरिथमिक वो निकालते हैं तो ये हमारा, आपको पता है कि ये जो इधर जो वैल्यू होती है ये होती है 0 देन 1, मतलब ये 1 से स्टार्ट कर लो आप इसको, तो 0 देन 1 देन 2 और अप टू 14 तक जाती है। ये बीच में होता है हमारा क्या 7, और 7 होता है हमारा न्यूट्रल, ये है न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल वैल्यू। न्यूट्रल क्या है, मतलब कोई भी ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, कहाँ पे 7 पे 7। अच्छा, जो यहाँ पे लीस्ट होता है, मतलब यहाँ पे होता है हमारा क्या एसिड, मतलब 0 to 7 जो होगा वो क्या होगा, वो एसिड होगा। अच्छा, 7 to 14 जो होगा वो होगा बेस। ये लगभग अभी तक बच्चों को पता रहता है, ठीक है। ये सिर्फ एक रिवीजन के लिए है। यहाँ पे हाईएस्ट जो आपको दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है HCl का दे रखा है, H2SO4 का यहाँ पे हो सकता है, हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक जूस बनता है उसका भी pH यहीं पे आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान रखना। अच्छा, pH इंडिकेटर क्या काउंट करता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस को काउंट करता है, ठीक है, ध्यान रखना। और चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों में H पॉजिटिव आयंस होते हैं, लेकिन बेस में H पॉजिटिव कम होंगे, OH नेगेटिव ज़्यादा होंगे। एसिड्स में H पॉजिटिव ज़्यादा होंगे और OH नेगेटिव कम होंगे। समझ में आ गया इतना, आगे बढ़ते हैं जरा। नाउ इसके बाद फटाफट हम लोग ये देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। क्या इंपॉर्टेंस ऑफ pH, इंपॉर्टेंस ऑफ pH, इंपॉर्टेंस ऑफ pH को हम लोग इस तरीके से समझो। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी भी ना pH एक सर्टेन pH रेंज के अंदर ही काम करती है, ठीक है। तो आप चाहे आप हम लोग स्टमक की डाइजेस्टिव, मतलब जैसे स्टमक की अगर हम लोग बात करें तो हमारे स्टमक में क्या सेक्रेट होता है, HCl सेक्रेट होता है। क्या स्टमक में हमारे क्या HCl सेक्रेट होता है, ठीक है ना। दूसरा कि अगर हमारा टूथ डिके जो होता है, मतलब टूथ डिके मतलब दांत का जो खराब होना होता है, उसका रीज़न क्या है, तो उसका भी है लोवरिंग pH ऑफ आवर माउथ। हमारे मुंह के अंदर जो pH है, अगर वो 5.5 से बिलो हो जाए तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे दांत को गलाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही ये जो HCl है जो कि हमारे पेट के अंदर होता है, ये हमारे पेट के अंदर डाइजेशन का काम करता है, तो सोचो कि हमारे लिए भी pH कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो जो एसिड रेन है, एसिड रेन क्या होता है इसके लिए pH 5.6। अगर 5.6 से बिलो है, क्या बिलो 5.6, अगर pH बिलो 5.6 हो जाए तो ये होती है एसिड रेन। और आपको पता है कि एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है, जो मार्बल्स होते हैं उनका जो ओरिजिनल कलर है वो डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ चीज़ों के सेल्फ डिफेंस से, अच्छा एक दो चीज़ें और हैं, जैसे जो हमारा टूथपेस्ट होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो टूथपेस्ट है वो जनरली क्या होता है, तो वो बेसिक नेचर का होता है। क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। रीज़न तो आपको अब पता लग ही गया होगा कि हमारे जो दांत खराब हो रहे हैं उसका जो रीज़न है वो है टूथ डिके का pH जो है वो कम हो जा रहा है, ठीक है, कम हो जा रहा है। इसका मतलब एसिडिक मीडियम है, उसको मतलब न्यूट्रलाइज करना है, तो मतलब जो भी टूथपेस्ट होगा वो बेसिक मीडियम का होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एसिड रेन का आपको बता दिया मैंने। नाउ कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, डाइजेशन का हो गया सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। हाँ, सेल्फ डिफेंस वाला एक बार देख लेते हैं जरा। सेल्फ डिफेंस के लिए जैसे जो हनी बी है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है सैम्पल पेपर में, मैंने कहीं पे देखा है। हनी बी के पास होता है एसिड। क्या होता है, हनी बी के पास एसिड होता है, और एसिड इसका ट्रीटमेंट अगर आपको करना है तो आपको कोई भी ऐसा सब्सटेंस यूज़ करना है जो कि क्या हो, बेसिक इन नेचर का हो। क्या हो, बेसिक इन नेचर का हो। हनी बी के स्टिंग के अंदर कौन सी चीज़ होती है, एसिड होती है, और उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कोई बेसिक सब्सटेंस चाहिए होगा। अब इसके अकॉर्डिंग वो चाहे कोई सा भी क्वेश्चन बनाए, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि बेसिक क्या है, वो चीज़ आपको यूज़ करनी है कि आप हनी बी के स्टिंग को, जो भी उसके जहर था जो कि एसिडिक था, उसको आप न्यूट्रलाइज कर सको बाय दी हेल्प ऑफ बेसिक सब्सटेंस, ठीक है ना।
नाउ आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक जो है, मान लो जो आपके पास चींटी होती है, आंट, ठीक है ना, इसके उसमें क्या होता है, तो ये मेथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है? मेथेनोइक एसिड, ठीक है। इसका मतलब इसके लिए भी इलाज क्या ढूंढोगे आप कि बेसिक सब्सटेंस चाहिए हमको। ऐसे ही एक नटल स्टिंग है, नटल स्टिंग मतलब वो जो बिच्छू घास होती है, ठीक है ना, तो नटल स्टिंग मतलब वो जो बिच्छू घास जो है, NETTLE, नटल स्टिंग, इसमें भी आपका मेथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है? मेथेनोइक एसिड। इसको भी ओवरकम कैसे करना है, तो बाय द हेल्प ऑफ बेसिक सब्सटेंसेस। इतना समझ में आ गया। और देखते हैं इसमें और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट अभी बच रहा हो। ठीक है, अब हम लोग सीधे सीधे आते हैं किस पे, सॉल्ट्स पे आते हैं। मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई अब आपकी, क्या? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या? क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये इसके ऊपर तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। क्लोर अल्कली प्रोसेस से तो क्वेश्चन जरूर आएगा। आप समझो जरा इसको, क्या होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस में। हो क्या रहा है कि इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ब्राइन सॉल्यूशन को अंदर डालते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन हो गया तुम्हारा NaCl का सॉल्यूशन, NaCl का सॉल्यूशन, जिसको हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ से ये इसको हमने इसको इंसर्ट किया, ठीक है ना। एक पाइपलाइन होती है, उससे हम लोग इसको अंदर डालते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए रहते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स, और यहाँ पे इसका मतलब बैटरी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? बैटरी, ठीक है। बैटरी का ये वाला टर्मिनल हो गया हमारा क्या? पॉजिटिव। और पॉजिटिव आपको पता है कि पॉजिटिव क्या होता है? एनोड होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है एनोड। ये हो गया इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है? कैथोड होता है। इसको मैं फटाफट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग भी ज़रा इतने ही फास्ट तरीके से इसको समझने की कोशिश भी करना, ठीक है। देखो ध्यान रखो कि जब NaCl का ब्रेकडाउन होता है ना, NaCl का जब ब्रेकडाउन होता है तो इसमें फॉर्मेशन होती है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव की। 2 चीज़ें फॉर्म हो रही हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अच्छा, ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन के अंदर इसके वाटर भी होगा। इसमें क्या होगा? वाटर भी होगा, जो कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाएगा। अब ये देखो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये मिलकर के जो प्रोडक्ट में आपको बनाएंगे वो है एक NaOH। क्या बनाएंगे? NaOH। NaOH बन गया। ये जो NaOH बनेगा ना, ये आपका यहाँ से बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? यहाँ से NaOH बाहर निकल जाता है। एक दूसरी पाइपलाइन लगाते हैं और वहाँ से NaOH बाहर निकाल देते हैं। ध्यान रखना कि NaOH जो है वो कैथोड के नीचे से बाहर निकलता है। समझ में आ गया? NaOH जो है वो कैथोड के नीचे से बाहर निकलेगा, ठीक है। नाउ एनोड पे अब देखो, अब ये क्लोरीन जो है ये नेगेटिव है, तो क्लोरीन नेगेटिव है तो मतलब पॉजिटिव वाले के पास जाएगा, एनोड के पास। इसका मतलब यहाँ से जो गैस निकलेगी वो कौन सी गैस होगी? क्लोरीन गैस होगी, Cl2। और ये जो कैथोड है, कैथोड के पास आपका क्या निकलेगा? आपको पता है ये H पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वाले के पास जाएगा, मतलब यहाँ से जो गैस निकलेगी वो निकलेगी H2। तो द गैस विच इज लिबरेटेड नियर द कैथोड इज हाइड्रोजन, नियर द एनोड इज क्लोरीन, एंड NaOH इज जनरेटेड बिलो द कैथोड। एक बार जरा इसको चीज़ों के साथ कोरिलेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। कोरिलेट हो गया है, बढ़िया। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लोर मतलब हो गया क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन की फॉर्मेशन। अल्कली मतलब ये NaOH, अल्कली का मतलब था बेसिक, तो अल्कली हो गया तुम्हारा NaOH। इस पूरी प्रोसेस को इसी वजह से, क्योंकि ये और ये फॉर्म हो रहे हैं, इन दोनों की वजह से हम लोग इसको बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं मेरा। अब देखो इस क्लोर अल्कली प्रोसेस में जो जो चीज़ें फॉर्म हुई हैं उनसे कुछ चीज़ों की फॉर्मेशन की जाती है और उनका अलग अलग यूज़ किया जाता है। इसी वजह से ये रिएक्शन क्लोर अल्कली प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन सारी चीज़ों में जो सबसे पहली चीज़ है वो है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ध्यान रखना कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जो है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है? तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड की रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं क्लोरीन के साथ, तब हमको मिल रहा है क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और अलॉन्ग विद आपको मिल जाएगा क्या? H2O, ठीक है, H2O।
नाउ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके यूजेस क्या क्या हैं? इसके यूजेस हैं कि ये ब्लीचिंग के काम में आता है। किस में काम में आता है? ब्लीचिंग। अगर ये ब्लीचिंग में काम आ रहा है, इसका मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, मतलब जहाँ पे कपड़ों को रंग चेंज करने का काम किया जाता है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। और दूसरा, ये पानी में भी यूज़ होता है जर्म किलिंग के लिए, मतलब कीड़ों को मारने के लिए, जर्म किलिंग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। किसको? ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं। जो आपको पानी में जो हल्की सी स्मेल आ रही होती है ना, वो ब्लीचिंग पाउडर की वजह से आ रही होती है। जो आपको वाटर सप्लाई से जो पानी आता है घरों में, उससे जो स्मेल आती है वो ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल आती है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है वो क्या है? अच्छा, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। कहीं कहीं पे इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है, ठीक है। ये चैप्टर लगभग खत्म होने के लिए आ रहा है, लेकिन 2-3 टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट जो है वो है बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला जो है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन होता है किसके साथ? किसी माइल्ड एसिड के साथ, तब ये फॉर्मेशन करता है किसकी? सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 अलॉन्ग विद आपका यहाँ पे आएगा एक तो CO2 आएगा और एक H2O। यहाँ पे एक जो चीज़ जनरेट हो रहा है वो है H2O, ठीक है, वाटर, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ है। अच्छा, इसमें जो ये इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज़ किस लिए होता है? जैसे जो आपका केक बनाना है या फिर जो पकौड़ियाँ बनानी है, पकौड़े, उन दोनों चीज़ों में किसका यूज़ हो रहा है? बेकिंग सोडा का यूज़ हो रहा है। और एक होता है तुम्हारा एक्सटिंग्विशर भी होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, उसको सोडा फायर एक्सटिंग्विशर ऐसे कुछ बोलते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है। कौन? क्यों? अच्छा, क्यों? रीज़न समझो ना। रीज़न क्या है? CO2 की फॉर्मेशन। CO2 की फॉर्मेशन की वजह से ये जो केक है ना, आपने देखा होगा केक में क्या होते हैं, वो बबल्स से बने होते हैं, ब्रेड में भी बबल्स से बने होते हैं। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? CO2 की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, CO2 की वजह से ही आप जब पकौड़ियाँ खाते हो तो पकौड़ियाँ फुली सी होती हैं, उसमें CO2 जनरेट होता है, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर में भी जहाँ पे आग लगी हुई है, अगर आप इसका यूज़ करोगे, मतलब बेकिंग सोडा का उस सिलेंडर में यूज़ होता है, तो जैसे ही बेकिंग सोडा, मतलब उस सिलेंडर को आप नॉब खोलते हो ना, तो बेकिंग सोडा मिक्स होता है किसी एसिड के साथ और फॉर्मेशन करता है किसकी? CO2 की फॉर्मेशन करता है। और ये जो CO2 है ये फायर वाली एरिया को ढक देगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, इतना हो गया। आगे दोबारा देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या? वॉशिंग सोडा नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये वॉशिंग के पर्पज़ में यूज़ होने वाला है। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या? डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो कि वॉशिंग सोडा होता है, इसमें मतलब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? तो देखो, Na2CO3 प्लस 10 टाइम्स ऑफ H2O गिव्स Na2CO3.10H2O। समझ में आ रहा है? तो ये है तुम्हारा क्या? इसकी फॉर्मेशन। काम क्या क्या करेगा ये? तो ये जो वॉशिंग सोडा है ये करेगा क्लीनिंग का काम। क्या? क्लीनिंग का काम करेगा। ये आपके सोप में भी प्रेजेंट रहेगा, क्लीनिंग का काम करेगा, सोप में भी प्रेजेंट रहेगा। और क्या क्या करेगा ये? हाँ, वाटर में जो परमानेंट हार्डनेस होती है, क्या? परमानेंट हार्डनेस, उसको भी रिमूव करेगा, ठीक है ना। तो देखो, इतनी सारी चीज़ें मैंने सिर्फ लिखवा दी फटाफट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो क्या है? तो वह है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये है लास्ट टॉपिक, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में आपको याद रखना है CuSO4। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉपर सल्फेट। अब इसके साथ अगर हम लोग 5H2O जोड़ दें तो इसका नाम हो गया क्या? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्या? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अब ये जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर का। क्या? ब्लू कलर का होता है और ये थोड़ा स्लिपरी होता है। जब आप इसको हीट कर दोगे ना,
तो आपको मिलेगा क्या, CuSO4 मिलेगा, मतलब जो 5H2O था वो रिमूव हो गया। अब इसका जो कलर है वो हो जाएगा आपका वाइट कलर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से ये जो 5H2O था ये रिमूव हो गया। अब ये जो 5H2O था ना, अब ऐसा नहीं हो सकता कि 6H2O जुड़ जाए या 7H2O हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड विद अ गिवन क्रिस्टल, देन दिस इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फिक्स्ड अमाउंट ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, ऐसा नहीं 6 कर दो फिर 4 कर दो, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और ये किसी चीज़ को स्लिपरी फील देता है बट उसको वेट नहीं करता, उसको गीला नहीं करेगा। ये नहीं कि आपने पेज के ऊपर रख दिया और पेज वो गीला हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो बस स्लिपरी लगेगा आपको। जैसे साबुन होता है ना, साबुन का आप अगर किसी कॉपी के ऊपर रख दोगे तो कॉपी गीली तो नहीं हो जाएगी ना, बट वो जो साबुन है वो आपको स्लिपरी फील देगा। इसका मतलब वो जो भी ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये किसी चीज़ को वेट नहीं करता है, ठीक है ना, ड्राई ही रखता है। नाउ इसी में एक चीज़ है आपकी क्या, जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या CaSO4.12H2O, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान रखना क्या फॉर्मूला है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको क्या बोलते हैं, हेमी का मतलब होता है आधा। स्फेयर में पढ़ा है ना, हेमीस्फेयर क्या होता है, आधा होता है, तो ये वहीं से ध्यान रखो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें जब हम लोग ऐड कर देंगे 1/2 ऑफ H2O, तब ये हमको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये जो होता है ये होता है जिप्सम, क्या होता है ये होता है जिप्सम। और डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं किसी को प्लास्टर करने के लिए। अभी समझ में आया, जब भी किसी को प्लास्टर होता है तो क्या होता है कि एक कपड़ा जो कि जिसके ऊपर क्या लगा रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा रहता है, उसको फटाफट पानी के अंदर डालते हैं, निकालते हैं, जहाँ पे प्लास्टर करना है वहाँ पे रैप कर देते हैं, तो फटाफट सूख करके क्या बन जाता है, वो जिप्सम बन जाता है। और ये जो जिप्सम है ये क्या है, रॉक सॉलिड सब्सटेंस है। समझ में आ रहा है, डॉक्टर जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बैंडेज लगाने के लिए। और वो बनता क्या है, फिर आगे चले क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, जो कि एक रॉक सॉलिड है। इसी के साथ ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है ये भी पूरा हुआ खत्म। आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। चीज़ें बहुत फास्ट फॉरवर्ड इसलिए चल रही हैं क्योंकि ये हम लोग कर रहे हैं रिवीजन। और अगर आप लोगों को रिवीजन में मज़ा आ रहा है तो आपको करना ये है कि आप इन वीडियोज़ को करो शेयर, और इन वीडियो से अपना जो भी आप लोगों ने जो नोट्स बनाए हैं उनको फटाफट रिवाइज करते रहो, बार बार उनको रिवाइज करते रहो पेपरों तक। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। और आप लोग अगर इससे गए चलोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।